हो गया, ये पीछे कहाँ गया? पहला वीडियो कोल्ड वॉर का अपलोड कर दिया है, वो हो गया था, उसी पे लिखा था उसने कमेंट। हेलो एंड वेलकम टू CUET क्लासेस। मेरा नाम प्रियंवदा है और क्लास 12 के हम चैप्टर 2 पर हैं, जिसमें लिखा हुआ है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी ये चैप्टर कोल्ड वॉर से थोड़े आगे की कहानी है। तो ये इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, आपको कुछ जानने को मिलेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ से MCQ फॉर्म्ड होते हैं। तो चलिए पहले तो देखते हैं ये मतलब क्या होता है इसका, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। राइट, बाइपोलैरिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वर्ल्ड जो है दो पोल्स में डिवाइड हो गया था, एक तरफ USA और दूसरी तरफ USSR, यानी दो सुपर पावर पूरे वर्ल्ड को अपने खेमे यानी अपने ग्रुप में लेना चाहते थे। तो पूरा वर्ल्ड, पूरी कंट्रीज जो है या तो USSR के खेमे में थी या तो USA के खेमे में ज्वाइन हो रही थी, और कुछ थोड़ी सी छोटी तीसरा पावर भी बनने की हमने कोशिश करी थी, जिसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कह रहे थे, जिसमें नाम हमने देखा था वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो अभी अभी आज़ाद हुई थी, जिनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा वीक थी, उन्होंने नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन किया और वर्ल्ड को काफ़ी हद तक मल्टीपोलर बनाने की कोशिश करी। याद रखिएगा, वैसे वर्ल्ड दो में ही डिवाइडेड था, इसीलिए इसे बाइपोलैरिटी कहते हैं। तो ये दोनों सुपर पावर अपने अपने खेमे और अपने अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करके नंबर 1 बनना चाहती थी। एज यूजुअल, कोई भी अगर दो लोग रेस में हो तो कोई भी नहीं चाहता कि वो सेकंड पोजीशन पे रहे, एवरीबडी वांट्स कि वो नंबर 1 बन जाए। यानी दोनों सुपर पावर में से पक्का किसी का एंड होने वाला है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, वर्ल्ड बाइपोलर से कहाँ मूव कर जाएगा, यूनिपोलर मूव कर जाएगा, यानी सिर्फ एक ही विजेता बनेगा, और ये विजेता बनता है हमारा USA, यानी कैपिटलिज्म जीत जाता है, और कम्युनिज्म कहीं ना कहीं, कम्युनिज्म या आप कह सकते हैं सोशलिज्म कहीं ना कहीं हार जाता है। USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो USSR जिसे हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है, क्योंकि CUET की क्लासेस पहली बार एग्जामिनेशन होने जा रहा है, मैंने कहा यह आया हुआ है, यानी क्लास 12 के एग्जामिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs में ये शामिल था। तो जाहिर सी बात है, चूंकि आपके डोमेन में लिखा ही हुआ है कि क्लास 12 की NCERT जो आपने साल भर पढ़ी है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है NCERT को अगर बेस मान के हम चल रहे हैं तो वी शुड डेफिनेटली नो द फुल फॉर्म ऑफ द USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। राइट, ये 15 कंट्रीज से मिलकर बना था, यानी रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज। और इसीलिए जब USSR टूटता है, जिसका फुल फॉर्म क्या था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कितनी कंट्रीज से बना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, 15 कंट्रीज को मिलाकर USSR बना था। और जैसे ही USSR टूटता है इन 1991, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है, ये रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज में टूट जाता है। तो ये रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज के नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले देखते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में छोटा सा डिफरेंस बताया था। आज थोड़ा इसको वाइड वे में देखते हैं कि आखिर कैपिटलिज्म क्यों जीतता है और कम्युनिज्म क्यों हार जाता है। थोड़ा सा एक, जब आपका कंसेप्ट बिल्डिंग होगी ना, तो आप कोई भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू व्हाई USA और USSR में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जो कि किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म की ही ट्विन सिस्टर कहलाती है सोशलिज्म। ये NCERT का MCQ है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म की ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन कौन है, सोशलिज्म। और USA में आप क्या फॉलो करते हैं, कैपिटलिज्म, जिसमें आप देखेंगे जहां भी कैपिटलिज्म है वहां पे डेमोक्रेसी जरूर मिलेगी, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी में आपको डेमोक्रेसी जरूर मिलेगी।
तो आज हम इस कंसेप्ट को पहले डिटेल में समझेंगे और इसके बाद हम एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेंगे। तो पहले ये देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि कम्युनिज्म मतलब होता है वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर state control and there is no role of private people. There is no role of private people. Right? So there is no role of private people, that is called communism. और इसका मतलब मैं अभी आपको प्रॉपर समझाऊंगी क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज है। When the means of production is under state control and there is no role of private people, that is called communism. दैट इज कॉल्ड कम्युनिज्म। सोशलिज्म नहीं बोला है, याद रखिएगा। कैपिटलिज्म को बोलते हैं डिट्टो इसकी अपोजिट आइडियोलॉजी, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था, ये एक्चुअली में एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। हमारी भाई नहीं बन रही है, किसी से दुश्मनी चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये एक विचारों की लड़ाई होगी, एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो कोल्ड वॉर वॉज एन आइडियोलॉजिकल, विचारों की लड़ाई। मेरी किसी से बन रही है तो जाहिर सी बात है हमारे विचार मैच करते हैं, किसी से नहीं बन रही है तो हमारी बातें आपस में मैच नहीं, कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर 0 है। तो यहाँ पर भी सेम वही बात थी। वो यूएसए और यूएसएसआर जो एक साथ होकर लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके बीच में राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, सुप्रीमेसी की पावर स्टार्ट हो जाती है कि कौन बनेगा नंबर 1। वो इस वजह से क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी पे यूएसएसआर चल रहा था उसी की डिट्टो आइडियोलॉजी पे कौन चल रहा था, यूएसए। डन। यूएसए कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पे चल रहा था, जो कि यूएसएसआर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पे चल रहा था। कम्युनिज्म का डिट्टो अपोजिट था, वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर प्राइवेट हैंड and there is no role of government. There is no role or minimum, there is no role, और क्योंकि कोई चीज आइडियलिस्टिक नहीं होती, और मिनिमम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। If my handwriting is not eligible to you, it's not readable to you, I am again and again repeating my sentence, so jot it down. So means of production is under state control and there is no role of private people. It was ditto opposite in capitalism, where means of production is under private hands and there is minimum control of government. ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज जो कि हमको समझ में नहीं आई। जब तक आप अपने कंसेप्ट को अपनी भाषा में दूसरे को ना समझा सको, याद रखिएगा उसका कोई खास मतलब निकलता नहीं है। तो चलिए पहले समझते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जितने भी तरीके, मीन्स से आप किसी भी देश में प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, वो सब स्टेट के कंट्रोल में होगा। यानी जितने भी तरीके से किसी देश में उत्पादन या प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी आप सोच सकते हैं, वो सब स्टेट के कंट्रोल में होगा, प्राइवेट लोगों का कोई भी हाथ नहीं होगा। डन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइवेट लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ स्टेट कंट्रोल होगा। यानी सुई से लेकर का कार भी उस देश में बन रही है तो वो स्टेट कंट्रोल है, यानी स्टेट के अंडर में है, ना कि प्राइवेट लोगों के पास है। यूएसएसआर में प्राइवेट लोगों की अपने खुद का घर भी नहीं होता था, वो भी स्टेट के अंडर में था। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर सब कुछ 0 है और सब कुछ क्या है, जितने भी तरीके से आप उत्पादन कर रहे हो वो सब स्टेट के कंट्रोल में है। डिट्टो अपोजिट, जहां पर सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, बहुत ही कम या मिनिमम या नो कंट्रोल हो गवर्नमेंट के हाथ में। यानी अंबानी अडानी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब सब कुछ सरकार का है, तो आप सुई से लेके कार भी खुद की तो लगा नहीं सकते हो। फैक्ट्री किसके कंट्रोल में है, स्टेट के कंट्रोल में। डन। तो अंबानी अडानी वहां नहीं मिलेंगे, अंबानी अडानी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सोशलिज्म का ही एक एडवांस वर्जन कह सकते हैं आप कम्युनिज्म, क्योंकि जहां कम्युनिज्म होगा वहीं सोशलिज्म, या आप कह सकते हैं जहां सोशलिज्म होगा वहीं कम्युनिज्म हो सकता है। कैसे, अब इस पे आते हैं। ये दोनों चीजें तो आप समझ गए। व्हाट इज सोशलिज्म? जब सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होता है ना, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि न्यूट्रल है, भाई मैं गवर्नमेंट हूं, मैं सरकार हूं, मेरी पूरी प्रजा है, मेरा कोई भतीजा तो लगा नहीं पड़ा है। तो अगर मैं 10 पेन उगाती हूँ, 10 पेन का प्रोडक्शन करती हूँ, आई डोंट हैव 10 पेन्स राइट नाउ, बट जस्ट इमेजिन कि आई हैव 10 पेन्स इन माई हैंड, पेन
10 पेन मेरे हाथों में है, तो ये सब कुछ, ये सारा ये जो उत्पादन हुआ 10 पेन का, ये किसके कंट्रोल में हो गया? स्टेट के कंट्रोल में हो गया। अब मैं क्या करूंगी, हर एक पेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगी ना, रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगी प्रजा में। मेरा कोई भतीजा थोड़ी ना लगा पड़ा है, सबको एक एक दूंगी, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देयर इज लाइक you are doing for every section of the society, you are taking together every section of the society, whether it is vulnerable or poor or anybody, यानी आप समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चल रहे हैं जहां पे संसाधन का समान बंटवारा है। एंड देयर वुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का कोई संकेंद्रीकरण नहीं है। अब किसी के पास 10 या 20 रुपया नहीं है, सभी के पास इक्वल अमाउंट, ऑलमोस्ट, आइडियलिस्टिक नहीं होती है, राइट, ऑलमोस्ट। देयर इज नॉट मच इनकम डिस्पैरिटी, आय की असमानता ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में और स्टेट ही प्रजा को बांट रही है, तो क्यों वो कैसे करेगी, सभी के बराबर लेकर चलेगी। ये पॉसिबिलिटी, इसी को सोशलिज्म समाजवाद कहते हैं, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना, जहां पर संसाधन का समान बंटवारा हो और धन का संकेंद्रीकरण, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ न होने पाए, उसी को समाजवाद कहते हैं। डन। अब देखिए, समाजवाद वही पॉसिबल हो सकता है जब वहां पर स्टेट कंट्रोल, एक ऐसी अथॉरिटी जिसके अंडर में सब कुछ होगा और वो सभी के लिए करेगा, एंड दैट अथॉरिटी वुड बी न्यूट्रल फॉर एवरीवन, राइट। ये पॉसिबिलिटी, ये सोशलिज्म कैपिटलिज्म में हो सकता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट लोगों के हाथ में है, और इमेजिन कीजिए मैंने फैक्ट्री लगाई है, तो मैंने फैक्ट्री लगाई, ठीक है, मैंने 100 लोगों को काम दिया, लेकिन वो 100 काम इसलिए किया कि फैक्ट्री आगे चल सके, अकेला आदमी तो चला नहीं सकता। मैं अपना प्रॉफिट समाज के उन गरीब और वनरेबल सेक्शंस के लिए करूंगी क्या? नहीं ना। मैं, ये सभी लोग, एक सिंगल आदमी, एक प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता है, तो देयर शुड बी अ अथॉरिटी विच इज स्टेट कंट्रोल, राइट। तो ये सोशलिज्म कहाँ पॉसिबल है? यहाँ। ये प्राइवेट लोग अपना प्रॉफिट क्यों शेयर करेंगे? नॉट पॉसिबल, राइट। सो कैपिटलिज्म में अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब, और इनकम डिस्पैरिटी बहुत देखने को मिलेगी, राइट। इनकम डिस्पैरिटी कैपिटलिज्म में बहुत देखने को मिलेगी। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मिलेगा आपको भाई। सरकार का, पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाएगा तो 95% पैसा कुछ ही चुनिंदा अमीरों के हाथ में है, 5% फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द वर्ल्ड। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच इनकम डिस्पैरिटी इज देयर, राइट, इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री वेयर कैपिटलिज्म फॉलोज। एक्सेप्शन है, ऐसी बात नहीं है, बट एनीवे देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जरूर होता है। इनकम डिस्पैरिटी बहुत होती है यहाँ पर, समझ में आप ही गया। जहां पे कैपिटलिज्म होता है वहां डेमोक्रेसी होती है। जब सब कुछ जनता के हाथ में है, तो डेमो मीन्स क्या होता है? पीपल। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स टू रूल। जहां जनता का शासन हो, जनता, सरकार के, जनता ही अपनी सरकार चुनती है, वो कहती है ये सरकार आज से हमें रूल करेगी, हमारे लिए काम करेगी। जैसे हम अपना 5 साल बाद इलेक्शन के थ्रू अपनी सरकार चुनते हैं, वो हमारे लिए 5 साल काम करती है। तो जनता का शासन, जब सब कुछ जनता के हाथ में, तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी तो वहां जरूर होगी। और जहां डेमोक्रेसी होती है वहां सरकार जनता के प्रति क्या होती है? अकाउंटेबल, जवाबदेही होती है। क्या ये चीज यहां पॉसिबल है? नेवर। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जब सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में है, तो प्रेस भी तो इसके अंडर कंट्रोल में होगा, सब कुछ। जहां पर स्टेट सब कुछ है, सर्वे सर्वा, वो अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश नहीं करेगा क्या? वो डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं करने की कोशिश करेगा? ऑब्वियसली यस। वहां पर जनता के प्रति ये स्टेट कभी भी जवाबदेही नहीं रखता है। ये डिफरेंस समझ में आया आपको? वापस बैक टू यूएसएसआर चलते हैं। जब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, याद कीजिए 10 पेन का उदाहरण दिया था। ये 10 पेन जब मेरे राज्य के कंट्रोल में आई, तो 3 तो मैंने अपनी जेब में डाल दी, फिर 7 बांटे हैं मैंने। यानी करप्शन पीक पे है। करप्शन यहाँ पर पीक पर होता है, करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जनता के प्रति अकाउंटेबल ही नहीं है, राइट। ये चीज यहाँ देखने को मिल सकती है क्या? ऐसा नहीं कि करप्शन यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो जो भी आइडियलिस्टिक सिचुएशन मत मान लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा आइडियलिस्टिक कुछ नहीं है यहाँ पर। बट करप्शन इन कंपेरिजन टू दैट इज क्वाइट लो, बिकॉज गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स पीपल। तो जनता जवाब मांगती है। बैक टू यहाँ पर आइए,
यूएसएसआर, मैं स्टेट के लिए काम करती हूँ, सब कुछ स्टेट का। इमेजिन एसबीआई और आईसीआईसीआई में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, दो इट इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल, बट यू कैन इमेजिन इफ समबडी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो कैसे ट्रीट करते हैं, बिकॉज दे नो दैट कि दे आर नो एट दिस पोजिशन एंड नो बडी कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट देम, राइट? एंड लुक एट द प्राइवेट पीपल, दे आर पुटिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, so no criticism against any government officials, it's just like a ओवरऑल कॉमन लोगों की यही थिंकिंग है कि कैसे गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉयज ट्रीट करते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। एनीवे, तो जब मुझे पता है कि मैं स्टेट के लिए काम कर रही हूँ, मैं कभी भी जाऊंगी, देखिए आइडियलिस्टिक कुछ नहीं है, मैं क्यों इनोवेट करने की कोशिश करूंगी, इनोवेशन क्यों करूंगी, इसे बेटर क्यों बनाऊंगी, नई टेक्नोलॉजी क्यों इन्वेंट करूंगी, जरूरत ही नहीं है, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि वहां पे कभी कोई इन्वेंशन नहीं हुआ, कभी कोई इनोवेशन नहीं हुआ, आइडियलिस्टिक मेजॉरिटी में चीजें नहीं हो सकती हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है कि मैं वो थकेली सी पेन रोज बना के अपनी सैलरी लूंगी और चलता बनूंगी। जस्ट थिंक अबाउट एसबीआई। ओके, नाउ हियर कमिंग बैक टू आवर, आई होप कोई ऑफेंड ना हो जाए, दे आर ऑल्सो गुड, बट आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस, तो आई हैव जस्ट सेड लाइक दैट। एनीवे, तो कम्युनिज्म में यूएसएसआर में ये प्रॉब्लम भी देखने को मिली कि देयर वाज नॉट दैट ग्रेट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, कोई इनोवेशन ही नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी ही नहीं बना पा रहे। बैक टू कैपिटलिज्म, मैंने एक फैक्ट्री लगाई और पेन बेचती हूँ मैं 10 रुपए का, अब मुझे कंपटीशन देने के लिए मार्केट में दूसरा बंदा आ गया, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है, राइट? कंपटीशन बहुत होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, दूसरा बंदा मार्केट में, उसने कहा यही पेन, तुम्हारी तो नॉर्मल पेन 10 रुपए में बिक रही है, मैं तो यही पेन 10 रुपए में बनाऊंगा और रेनबो कलर निकालेगा। तीसरे बंदे ने कहा तुमसे भी बेटर पेन बनाऊंगा। इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, वही चीज कम पैसों में कम दामों में मिल रही है कंज्यूमर को, अच्छी चीज कम दामों में मिल रही है, तो जाहिर सी बात है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है कैपिटलिज्म में, तो ये भी आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई होप कि मेरी सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो बैक टू कम्युनिज्म चलते हैं या सोशलिज्म चलते हैं, जिसका आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात कर रहे थे ये, जहां इगैलिटेरियन सोसाइटी मीन्स जहां पर लोग इक्वल हो, इसको मैं अभी और डिफाइन करूंगी, जहां पर लोग इक्वल हो, किसी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वालिटी मेंटेन करना, दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया, बट ये वर्कआउट नहीं कर पाया, बिकॉज व्हेन देयर इज अ स्टेट कंट्रोल देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि सोशलिज्म कम्युनिज्म से ज्यादा अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल गया, जहां पर स्टेट जो है अनलिमिटेड पावर पा जाता है, प्रेस को कंट्रोल करने लगता है, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, टेक्नोलॉजी में पीछे, इनोवेशन में पीछे, इकोनॉमी डाउन जा रही है, करप्शन एट इट्स पीक, जाहिर सी बात है इकोनॉमी डावाडोल हो जाती है। और यूएसएसआर 1991 में क्या होता है, टूट जाता है, इसके जो 14 और रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज टूट के बिखर जाते हैं और वो यूएसएसआर से अलग हो जाते हैं। जैसे यूएसएसआर टूटता है उसकी पावर कम हो जाती है, और आफ्टर 1991 यूएसए होल एंड सोल, पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर हो जाता है और यूएसए हेजेमनी यानी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाती है। डन। सो दिस इज द होल स्टोरी। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अब बैक टू टॉपिक आते हैं। देखिए, वो 15 कंट्रीज जिसने यूएसएसआर बनाया था वो ये है, अर्मानिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, तजाकिस्तान, रशिया, मोल्डेविया, लुथानिया या मोल्डोवा भी बोलते हैं इसको, लातविया, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। दिस इज आर 15। तो यूएसएसआर जब 1991 में टूटता है तो रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज में टूट जाता है, तो टोटल 15 हो गई ना। तो ये आपकी कंट्री आपको याद रहनी चाहिए। डन। ये मैंने क्यों लिखा हुआ ये थोड़ी देर में भी समझते हैं। अब आते हैं, ये यूएसएसआर बनता कब है?
ये यूएसएसआर जो कि इन 15 कंट्रीज को मिलाकर बना था, ये 1917, कुछ याद है 1917 में क्या चल रहा था पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। तो जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, यूएसएसआर का फॉर्मेशन हो रहा था रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू। रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था 1917 में, जहां पे लोग सोशलिज्म की बातें कर रहे थे, इक्वालिटी की बातें कर रहे थे, समाज में इगैलिटेरियन सोसाइटी की बातें कर रहे थे कि मैंने आपसे कहा इगैलिटेरियन सोसाइटी जहां पे समाज के सभी वर्ग बराबर हों। कैपिटलिज्म को अपोज कर रहे थे, जहां पर अमीर और गरीब होता जा रहा था। वो कह रहे थे हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। इस रशियन रेवोल्यूशन में ये जो यूएसएसआर बनता है वो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू बनता है। और यहां पर बात की जा रही थी सोशलिज्म की, जहां पर समाज के सभी लोग इक्वल हैं, कोई इनकम डिस्पैरिटी नहीं है, सभी को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सभी का बराबर होगा। और जब ये होगा तो इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी इक्वालिटी आएगी समाज में। और यही तो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, राइट? मार्क्सिज्म कंसेप्ट जो है वो इसी पे तो बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म था बहुत अच्छा, लेकिन ये बदल जाता है एक अथॉरिटेरियन रूल में, वो इसके लिए एक ड्रॉबैक हो गया। तो 1917 में थ्रू रशियन रेवोल्यूशन यूएसएसआर का इमर्जेंस होता है। यहाँ पर पूरी इकोनॉमी क्या हो जाती है? स्टेट कंट्रोल्ड हो जाती है। क्यों होती है? आपको मैंने बता दिया, जरूरी है, किसी एक सिंगल न्यूट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी है, तभी तो वो सभी के लिए काम करेगा। फॉर द बेटर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी, राइट? सभी के लिए इक्वल। उसी टाइम पर ये कैपिटलिज्म को अपोज कर रहे थे। ये जितनी भी 15 कंट्रीज थी ये कैपिटलिज्म से हार चुकी थी। तो कैपिटलिज्म को हटा कर ये अपने देश में लाती हैं कम्युनिज्म या सोशलिज्म आप कह सकते हैं, जहां पर ये चाहते थे कि समाज में सभी लोग बराबर हो, कोई ऊपर नीचे ना हो। डन। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पर, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नॉट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बोलते आप सकते हैं, जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वो आपको मैं बता दूंगी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिनको यूएसएसआर ने नाजीज रूल से आजाद कराया था थ्रू मिलिट्री असिस्टेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, नाम मैं अभी आपको मेंशन कर दूंगी, उनको नाजीज रूल से बचाया था अपनी मिलिट्री भेजकर। ये सारे जो हैं कैपिटलिज्म को छोड़कर क्या अपना लेते हैं? सोशलिज्म अपना लेते हैं या कम्युनिज्म अपना लेते हैं। और ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी विथ यूएसएसआर, ये बनाती हैं ईस्टर्न ब्लॉक। डन। या फिर आप कह सकते हैं ये बनाती है एक मिलिट्री अलायंस जिसको कहते हैं वार्सा पैक्ट। ये सब आप देख चुके हैं। डन। इसको कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड, ये भी बोलते हैं, या सोशलिस्ट ब्लॉक, इतने नाम है इसके। डन। यूएसएसआर बनता है आपका रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, और ईस्टर्न यूरोप आपका सोशलिस्ट ब्लॉक या सेकेंड वर्ल्ड या ईस्टर्न ब्लॉक या वार्सा पैक्ट मिलिट्री अलायंस बनाता है, या ईस्टर्न अलायंस भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है ईस्टर्न अलायंस। ये आपका बनता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की यूएसएसआर ने मिलिट्री के थ्रू नाजीज रूल से सेव किया था इन्हें, और ये कैपिटलिज्म को छोड़ के बढ़ जाती हैं सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म की तरफ, जहां पर सभी को एक जैसा इक्वल ट्रीट किया जाता था। सो दिस इज द होल स्टोरी। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर निकल कर आते हैं, तो यूएसएसआर की पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छी इकोनॉमी थी उस टाइम पर। एक यूएसए को मतलब एक उसके टक्कर का सिर्फ यूएसए था, अदरवाइज यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर वास्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई थी। डन। ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज थे, मशीन प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, यानी प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, मशीनरी बहुत अच्छी थी, मशीन प्रोडक्शन या मशीनरी बहुत अच्छी थी। डन। और यहां पर आपका जो वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे इंक्लूडिंग ऑयल, स्टील एंड प्लांट, ये सब बहुत अच्छा था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा था इनका। सुई से लेकर यहां पर आप रख सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, है ना, ये सब इसकी इकोनॉमी को बेहतर बनाते थे। यानी एक एडवांस्ड इकोनॉमी थी, एक अच्छी इकोनॉमी थी, जिसके समकक्ष एक यूएसए ही खड़ा हुआ था, वरना वर्ल्ड में ये बेहतरीन इकोनॉमी में मानी जाती थी, जहां पर सभी के पास काम था। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी यहाँ पर, देयर वॉज नो एम्प्लॉयमेंट। स्टेट कंट्रोल्ड मशीनरी थी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, लोगों के पास एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थी, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज थी, सभी के पास सभी को बराबर वेजेस मिलते थे, और यूएसएसआर की एक बेहतरीन इकोनॉमी थी। डन। बट अगर इतनी बेहतरीन थी तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, राइट। तो ये सारी अच्छाई होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था। क्या हो गया था? ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव, यानी अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं थी जनता के प्रति, राइट। करप्शन पीक पर था, करप्शन पीक पर था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, डेमोक्रेसी कुछ थी ही नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जनता को बोलने ही नहीं दिया जाता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस सेंसरशिप, प्रेस को भी नहीं, वही करना है जो वो कहेंगे। डन। वेस्ट से अगर कंपेयर किया जाए, अगर वेस्ट से कंपेयर किया जाए, वेस्ट मतलब यूएसए, अगर उससे कंपेयर करते तो मिलिट्री वाइज तो ये बराबर थे अनडाउटेडली ना, मिलिट्री वाइज तो ये पैरेलल थे ऑलमोस्ट यूएसए के, बट ये टेक्नोलॉजी वाइज पीछे थे, टेक्नोलॉजी वाइज पीछे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पीछे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पीछे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका पावर हो गया, इसमें ये पीछे थे। जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थे सिटीजन्स के, उसमें भी पीछे थे। तो एस्पिरेशंस ऑफ पीपल इसको भी फुलफिल नहीं कर पाए। अब आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे कि यूएसएसआर की इकोनॉमी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफी बेहतरीन थी, इसके टक्कर में सिर्फ यूएसए था, क्यों? वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा था इनका, ट्रांसपोर्ट इनका अच्छा था, इनकी वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल, स्टील, आयरन, ये सब बहुत अच्छा था, मशीन प्रोडक्शन बहुत होता था, सुई से लेकर कार तक ये बनाते थे, राइट। सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में था, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, सभी के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम था। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये सारी चीजें थी, इसीलिए यूएसएसआर की इकोनॉमी काफी बेहतरीन थी। फिर ड्रॉबैक क्या क्या था? ड्रॉबैक था, पहला आप डालेंगे जो ऑप्शन में, अगर आपको ब्यूरोक्रेटिक, यानी अथॉरिटेटिव हो गया था, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में था, अकाउंटेबिलिटी जीरो, करप्शन पीक पर, डेमोक्रेसी है ही नहीं, जनता को बोलने को दिया ही नहीं जा रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, प्रेस का सेंसरशिप लगा हुआ, मिलिट्री में तो ये बराबर थे यूएसए के अनडाउटेडली, लेकिन टेक्नोलॉजी में वेस्ट से पीछे थे, चाहे सुई से लेकर कार बना रहे हो, लेकिन वो सुई जो है ना यूएसए की सुई से बेहतरीन नहीं थी, टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, जो लोगों की इच्छाएं थी वो कहीं ना कहीं दबी और कुचली हुई थी, क्योंकि वेजेस बड़े बढ़ रहे हों बट इकॉनमी तो डामाडोल है ना, और वो जब ध्वस्त होती है तो बहुत ही अच्छे से होती है। जब फूड इंपोर्ट करने लगे थे, फूड इंपोर्ट होना शुरू हो गया था, यूएसएसआर एक टाइम पर फूड इंपोर्ट करना, उसके अपनी नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही थी, यानी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में पीछे होने की वजह से, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में पीछे होने की वजह से फूड इंपोर्ट होना शुरू हो चुका था। तो दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक। ठीक है, तो यूएसएसआर में आपने ये प्रॉब्लम्स देखी। पहले आपने देखा कि क्या
यूएसएसआर की इकोनॉमी का स्ट्रेंथ था, और फिर आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम थी। डन। उसके बाद अब चलते हैं हमारे स्लाइड्स पे। ये तो आपका यूएसएसआर का थीम बना दिया। यूएसएसआर का प्रतीकात्मक रूप, यानी कब से आपको लगता है कि यूएसएसआर टूटने लगा, तो वो आपको पहली बार जब पहली बार कम्युनिज्म को ओवरथ्रो किया गया और कैपिटलिज्म को अपना लिया गया, ये प्रतीक के रूप में, वैसे इकोनॉमी पहले से डामाडोल होने शुरू हो गई थी, बट ये प्रतीक के रूप में देखा जाता कि यस, यहीं से यूएसएसआर को टूटने की शुरुआत हुई। वो था जर्मनी का बर्लिन वॉल, जो कि जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड करता था। ये बर्लिन वॉल जो है 1961 में बना था, ठीक है। और ये क्यों बना था? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार जाता है, हमने कोल्ड वॉर में देखा था ना। तो जब जर्मनी हारता है तो जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और यहीं बीच में आपका बर्लिन है, तो बर्लिन चूंकि कैपिटल था तो वो भी दो में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पर 1961, हाँ, तो ईस्टर्न पार्ट मिल जाता है यूएसएसआर को, जो कि कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था, और वेस्ट पार्ट मिल जाता है तीन कंट्रीज को, यूएसए, यूके एंड फ्रांस को मिल जाता है। चूंकि यहाँ पर कैपिटलिज्म फॉलो हो रहा था तो ये तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, और यूएसएसआर कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था, बट वो इसके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करता था, यहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके अपने देश में यूज करता था, तो उसको ज्यादा पड़ी हुई नहीं थी इस चीज की। समझे आप मेरी बात को? उसको इसको ज्यादा मतलब नहीं था, इसीलिए यहाँ के लोग जो है भाग भाग के इस बर्लिन वॉल को टाप के कहाँ पहुंच जाते थे? वेस्ट जर्मनी में, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा अच्छे से काम, डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से था, देवर फॉलोइंग द कैपिटलिज्म। ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यूएसएसआर के लिए। प्रेस्टीज की बात थी कि हमारे यहाँ से भाग भाग के यहाँ पर जा रहे हैं, तो मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि अभी आप इनका नाम आगे भी सुनेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव जो है यूएसएसआर के प्रेसिडेंट होते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव 1956 में यूएसएसआर के निकिता क्रुशेव, जिसका नाम आपने कोल्ड वॉर में सुना था। निकिता क्रुशेव जो हैं वो 1956 में बनते हैं क्या? यूएसएसआर के, आफ्टर स्टालिन यूएसएसआर के बनते हैं ये निकिता क्रुशेव जो बनते हैं यूएसएसआर के प्रेसिडेंट। और यहाँ पर 1961 में ये बर्लिन वॉल, यानी बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल थी, वहाँ पे वॉल बना देते हैं। इस वॉल को 9 नवंबर 1989 में लोग वहाँ के गिरा देते हैं और जर्मनी को यूनिफाई कर देते हैं, जो जर्मनी दो में टूटा था, जबकि ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर फॉलो करता था और वेस्ट जर्मनी कैपिटलिज्म फॉलो करता था। वो इसको तोड़ देते हैं वॉल को, और पूरा जर्मनी एक हो जाता है और कैपिटलिज्म को फॉलो कर लेता है और कम्युनिज्म को ओवरथ्रो कर देता है। दिस वाज द फर्स्ट सिंबल जहां से लोगों को पता चल गया था कि अब ज्यादा दिन तक ये कम्युनिज्म चलने वाला नहीं है। और इसके बाद 8 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो कि ईस्टर्न ब्लॉक यानी सोशलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थी, वो भी तोड़कर कहाँ चली जाती हैं? वो तोड़कर भाग जाती हैं कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म को ओवरथ्रो करके कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लेती हैं। वही 8 यूरोपियन कंट्रीज ये हैं। ये ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, ठीक है। ईस्टर्न जर्मनी, सोशलिस्ट ब्लॉक, सेकेंड वर्ल्ड, जो भी आप बोलना चाहते हैं, हंगरी, अल्बानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और रोमानिया। ये जो आपकी 8 यूरोपियन कंट्रीज थी, ये धीरे धीरे आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी छोड़कर भाग जाती हैं। कहां पर? आपका छोड़कर भाग जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, 8 यूरोपियन कंट्रीज आपका छोड़कर भाग जाती हैं, कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लेती हैं। ये याद रखिएगा,
सबसे पहले लिथुआनिया जो थी वो भी यूएसएसआर को छोड़कर भाग जाती है, लातविया भाग जाती है और एस्टोनिया, ये 3 पहली ऐसी कंट्री थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिथुआनिया वाज द फर्स्ट कंट्री जो कि कम्युनिज्म को छोड़कर अपना कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लेती है। तो पहली कंट्री लिथुआनिया हो गई, बट पहली 3 कंट्री जो छोड़ के भागती हैं वो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ही थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये तीनों कंट्रीज जो हैं आपका कम्युनिज्म को छोड़कर भाग जाती हैं कैपिटलिज्म की तरफ। ठीक है, तो अब आते हैं, आपकी कहानी आपकी तैयार हो चुकी है। शुरू करते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि 2 सुपर पावर में एक हार जाता है, वर्ल्ड बन जाता है यूनिपोलर, यूनिपोलर यूएस हेजेमनी, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये कुछ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला देखते हैं सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर, ये मैंने आपको बता दिया है, रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में होता है, तभी यहाँ से यूएसएसआर बनता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी समाज में सभी लोग बराबर हैं, एक सभी के पास बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, कोई भी इनकम डिस्पैरिटी ज़्यादा नहीं है, एंड प्लान्ड इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय स्टेट। यानी यूएसएसआर का उदय होता है 1917 में थ्रू रशियन रेवोल्यूशन, जहाँ पर ये चाहते हैं कि समाज में सोशलिज्म अडॉप्ट कर लिया जाए, लोग बराबर से जी रहे हों, कोई ऊपर नीचे ना हो, और इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल करे। सोशलिस्ट ब्लॉक किसे कहा गया? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर नोन एज सोशलिस्ट ब्लॉक, है ना। मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनको मिलिट्री असिस्टेंस देकर यूएसएसआर ने उनको नाजी रूल से बचाया था, और इसी वजह से वो कैपिटलिज्म को छोड़कर कम्युनिज्म अडॉप्ट कर लेती हैं और ये बनाती हैं सोशलिस्ट ब्लॉक, सेकेंड वर्ल्ड, वार्सा पैक्ट, ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न ब्लॉक, जो आप बोलना चाहते हो। ठीक है, were liberated from the fascist forces and their political economy was based on this block only. Done. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन दिस इकोनॉमी लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट और प्राइवेट पीपल, आप लिख सकते हैं। सारा प्रोडक्शन जो लैंड है वो किसके हाथों में है? निजी लोगों के हाथों में है। मूविंग ऑन टू यूनिपोलर सिस्टम, ये क्या होता है? यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है? जो भी इंटरनेशनल लेवल पर अफेयर्स है वो सिर्फ कौन डोमिनेट करेगा? ओनली बाय वन सुपर पावर, और वो कौन सा था? यूएसए। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे यूएसए हेजेमनी। डन। तो ये क्या था? इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें पूरे अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स को डोमिनेट करने वाला सिर्फ एक ही सुपर पावर होगा। पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सुपर पावर बन गया है, दैट इज यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, यूएसए के इन्फ्लुएंस में। ये देखिए जर्मनी का, यही जर्मनी का अभी मैं आपको बता रही थी ना, जर्मनी का वॉल टूटता है 1961 में, ये बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितना किलोमीटर लंबा था, तो ये बर्लिन में बना था जो कि जर्मनी की कैपिटल है। 150 किलोमीटर लॉन्ग थी ये, 28 सालों तक खड़ा रहा और 9 नवंबर 1989 को टूट गया। इतना बहुत है, और इसके बाद यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का। आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने कर लिया है। मल्टीपोलर सिस्टम क्या है? थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है। मल्टीपोलर सिस्टम क्या है? मल्टीपोलर यानी अफेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल पर थे कैन नॉट बी डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर, इंस्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज प्ले। छोटे छोटे ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी एक ही पावर नहीं रह गई है, बहुत सारे कंट्रीज की डोमिनेंस इंटरनेशनल अफेयर में बढ़ गई है, तो वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया। उनका भी अस्तित्व आ गया है, जो कि हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव ऑफ पावर्स। इगैलिटेरियन सोसाइटी मैंने आपको बता दिया, जहां पर सारे लोग इक्वल होते हैं एंड शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, इसीलिए याद रखिएगा, बेवजह का नहीं लिखा हुआ है। लार्जेस्ट गैराज सेल क्या है? देखिए ये आने वाले अभी मतलब स्लाइड्स में आप पढ़ोगे
तो मैं भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. इट वॉज रिजल्टेड ड्यू टू शॉक थेरेपी टू अंडर वैल्यू द वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसएसआर टू सेल देम एट अ थ्रू अवे प्राइसेस. होता क्या है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो मैंने आपसे कहा था इसकी इकोनॉमी पूरी डावाडोल थी. तो इन कंट्रीज की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इनको शॉक थेरेपी दी जाती है थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि इनको तुरंत कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ लेकर आते हैं. ठीक है, तो जब तुरंत आप कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ते हो तो वो जो शॉक थेरेपी थी इनके लिए, उसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े महंगे इनके स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी उनको कौड़ी के दाम में बेच दिया जाता है, just to move with a faster speed to make a faster transition from communism to capitalism. इसीलिए लार्जेस्ट गैराज सेल का मतलब ये है कि जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी उनको कौड़ी के दाम में बेच दिया गया था आफ्टर शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी क्या है? ये शॉक थेरेपी है मॉडल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. अब यहाँ पर रशिया, सेंट्रल एशिया, तो जाहिर सी बात है जब यूएसएसआर टूटता है ना तो वो तो रशिया प्लस ईस्टर्न यूरोप आपका हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ ईस्ट यूरोप, और ये जो आपका सेंट्रल एशिया था इनमें टूट जाता है. ठीक है, वो अलग बात है कि इसमें भी कंट्रीज हैं, बट हम सेंट्रल एशिया को एक साथ, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनको सेंट्रल एशिया, क्योंकि ये यूरोप से थोड़ा दूर था ना, रशिया के करीब था, इसलिए इसको सेंट्रल एशिया बोल दे रहे हैं. ईस्ट यूरोप जो कि यूरोप में था तो वो अपना यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं. रशिया आपको पता ही है ना, आधा यूरोप में आधा एशिया में. तो ये जो शॉक थेरेपी थी ये क्या था? ट्रांजिशन अथॉरिटेरियन सोशलिज्म से. अथॉरिटेरियन क्यों भैया? स्टेट ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, डिक्टेटरशिप तानाशाही बना रखी थी. अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से वो कहाँ बदल रहा था? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में. तो ये किसके थ्रू होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में. कहाँ कहाँ हो रहा था? यूएसएसआर टूट चुका है तो रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप में शॉक थेरेपी दी जा रही थी, ट्रांजिशन किया जा रहा था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ. यही टाइमलाइन आपको वैसे ही याद हो जाएगी जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप टाइमलाइन में आपको बाद में बता दूंगी, या आप इस स्लाइड को देख लेंगे ना. तो जब चूंकि मैं ऑलमोस्ट सारा ही आपको सारे इवेंट्स बता ही रही हूँ, एनसीईआरटी से कवर कर ही रही हूँ, तो टाइमलाइन का क्या ही मतलब रह जाएगा जब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा. बाकी आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है. इन छह व्यक्तियों के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि ये कौन है, कि इन्होंने क्या क्या किया. थोड़ी बहुत तो चीजें आपको जब चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगी. ये टाइमलाइन दोबारा आ गया है, बट कोई नहीं, ये चीज हम कर चुके हैं, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसको कर लेते कवर. ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि सोवियत सिस्टम क्या था. फटाफट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं. पहला तो यूएसएसआर का जो आपका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ये कब आया? रशियन रेवोल्यूशन 1917 के थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आया. इसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी कहते हैं. रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड द नीड फॉर एन एगिटेरियन सोसाइटी एज अपोज टू कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने के लिए सोशलिज्म आता है. ये सारी कहानी हो चुकी है, इसलिए फटाफट ही कर रहे हैं हम. अब आपको याद है कि सोशलिज्म क्या होता है? समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना, राइट. तो जाहिर सी बात है सोशलिज्म ही इगैलिटेरियन सोसाइटी कर सकता है ना, समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दे सकता है. तो यही क्या चाहता था. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सोवियत आर्मी ने उनको लिबरेट किया था फासिस्ट फोर्सेस से, इसीलिए वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाती है और क्या बनाती हैं? ईस्टर्न ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक, ईस्टर्न अलायंस, वार्सा पैक्ट, मिलिट्री अलायंस भी बना लेती हैं, और सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते थे इनको. तो दुनिया भर के इनके नाम है, आपको याद होने चाहिए.
देयर वाज चेंज इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, let me rub it, and yes, there was a change in the economic and political system of the USSR, and then the Soviet economy became more developed than the rest of the world except the US. अब देखिए, ये कहानी मैं बताऊंगी नहीं, यूएसएसआर की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही थी, उसके कंपैरिजन में टक्कर में सिर्फ एक वेस्ट ही था, उसके सॉरी एक यूएसए ही था, उसके अलावा तो कोई था नहीं, काफ़ी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी। मैंने बोला कि वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क था यहाँ पर, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल, मिनरल्स, स्टील, एंड देन आपका मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सभी को मतलब देना ही देना है, सभी को बराबर था, नो इनकम डिस्पैरिटी, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में था, इकोनॉमी भी स्टेट के कंट्रोल में थी। यहाँ पर मशीन प्रोडक्शन ज़्यादा था, सुई से लेकर कार तक इन 15 देशों में सब कुछ बन जाता था, यानी सेल्फ रिलायंट थे ये लोग, तो इकोनॉमी एकदम बेस्ट थी। तो यही यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। हाउएवर द सोवियत सिस्टम, अब इसकी बुराइयां भी बता दी कि फिर क्या हो गया, जब इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तो फिर खराब क्यों हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, अथॉरिटेरियन हो गया था, लोगों की लाइफ मिजरेबल कर दी थी, अकाउंटेबिलिटी जीरो नहीं, लोगों को डेमोक्रेसी नहीं, वो अपने स्टेट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, स्टेट यानी गवर्नमेंट के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की है ही नहीं, तो सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, आर्म रेस में भाग रहे हैं। सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट अ ग्रेट कॉस्ट। आर्म रेस यानी मिलिट्री में तो दोनों टक्कर के थे, दोनों वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, मिलिट्री आर्म्स इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सोवियत इसको एक महंगे प्राइस पे चुका रहा था। यानी जो पैसा लोगों के वेलफेयर में लगना चाहिए था, इकोनॉमी को रिवाइव करने में लगना चाहिए था, वो पैसा यूएसए को बीट करने के लिए कहाँ जा रहा था, मिलिट्री पावर को इन्हांस करने में लग रहा था। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आते हैं बाकी जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, जो मैंने पहले स्लाइड्स में लिखा था वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि फिर क्या प्रॉब्लम होती है। टेक्नोलॉजी में वेस्ट से पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिकली ट्रांसपोर्ट में वेस्ट से पीछे, फिर डेमोक्रेसी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, इकोनॉमी डामाडोल हो रही है, इंपोर्ट, फूड इंपोर्ट होने लगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी गिरने लगी। ये सारा फैक्टर जो है आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर बना, ठीक है ना। तो वेस्ट से क्या किन किन चीज़ों में पीछे थे, टेक्नोलॉजी में पीछे थे, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे थे, और लोगों की एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में ये असफल रहे, तो इकोनॉमी इनकी डामाडोल हो गई। डन। फिर आते हैं गोर्बाचेव। गोर्बाचेव 1985 में वहां का लीडरशिप संभालते हैं। 1985 में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, अच्छा यूएसएसआर में ये चीज जान लीजिए, यूएसएसआर चूंकि 15 कंट्रीज से बना था, इन 15 कंट्रीज में, इन 15 रिपब्लिक्स में एक ही पार्टी रूल करती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, सिर्फ एक ही पार्टी थी, कोई अपोजिशन नहीं, कुछ नहीं। तो 1985 में गोर्बाचेव जो है वो बनते हैं जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, और वो यूएसएसआर की प्रॉब्लम को समझ रहे थे कि लोगों के अंदर गुस्सा भरते चला जा रहा है, इसको टैकल करना बहुत जरूरी है, तो वो रिफॉर्म लेकर आते हैं। रिफॉर्म में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पूछा गया है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी इकोनॉमी को रिवाइव करते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जो इसको रशियन लैंग्वेज में पेरेस्ट्रोइकी बोलते हैं, पेरेस्ट्रोइकी, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ, तो बहुत लोग पेरेस्ट्रोइका भी बोलते हैं, बट आई गेस इट इज पेरेस्ट्रोइकी, बट जो भी आपका कम्युनिकेशन है, जितनी आपको समझ है, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो इसको पेरेस्ट्रोइका की रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। कहाँ की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ग्लासनोस्ट ओपनलेस लेकर आते हैं, यानी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ओपननेस से, डेमोक्रेसी, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, ये इकोनॉमी को कैपिटलिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं काफी हद तक। डन। वेस्ट से अपने रिश्ते सुधारते हैं, ये कहते हैं इन सब चीजों में कुछ नहीं लगा हुआ है, वेस्ट से रिश्ते सुधार लो। इनके जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। आप समझ गए मेरी बात को। तो ये सारे रिफॉर्म्स वो लेकर आते हैं।
तो आपसे पूछा जाएगा कि गोर्बाचेव ने दो कौन से रिफॉर्म लेकर आए, तो आप कहेंगे एक पेरेस्ट्रोइका जिसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग, जिसका मतलब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज, और दूसरा ग्लासनोस्ट जिसका मतलब होता है ओपननेस। लेकिन बाद में इनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों? देखिए, गोर्बाचेव जानते थे कि ये यूएसएसआर में ये प्रॉब्लम है और ये आगे चलकर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कारण बनेगी, तो उन्होंने रिफॉर्म तो लेकर आए, लेकिन ये रिफॉर्म को भी क्रिटिसाइज किया गया। जो इनके फेवर में थे उन्होंने कहा कि बहुत ही स्लो इंट्रोड्यूस किया, जल्दी करना चाहिए था, और जिनके क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा इन्होंने इतनी जल्दी इन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि वहां के लिए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कारण बनी। यानी यूएसएसआर को तोड़ने का ब्लेम लगता है गोर्बाचेव पर। गोर्बाचेव की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, लोग खुश हुए, लेकिन जो कम्युनिस्टिक पार्टी यानी जो कम्युनिज्म सोशलिज्म के हार्ड लाइनर्स थे, जो इस पॉलिसी में बहुत बिलीव करते थे, उन्होंने 1991 में एक मिलिट्री कूप कर दिया, तख्ता पलट बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी गोर्बाचेव पॉलिसीज लेकर आते हैं, लोगों ने डेमोक्रेसी चख लिया, उसका स्वाद चखा, उनको अच्छा लगा, ओपननेस, वेस्ट से भी रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए, ठीक है, इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी रिवाइव कर रही थी। लेकिन उसी समय 1991 में जो बिलीव करते थे, कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, जो पार्टी कम्युनिस्टिक पार्टी हार्डलाइनर्स थे, उनको ओल्ड स्टाइल ही चाहिए था कम्युनिज्म का, और वो क्या करते हैं, कूप कर देते हैं, मिलिट्री कूप कर देते हैं। इसी को अपोज करते हैं यहाँ पर बोरिस येल्सिन। यहाँ पे वो स्लाइड मिसिंग है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। येल्सिन, बोरिस येल्सिन कौन है? बोरिस येल्सिन फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जनता चुनती है। तो जब ये कूप होता है ना, तो बोरिस येल्सिन जो है इस कूप को अपोज करते हैं, क्योंकि वो फेवर में थे डेमोक्रेसी के, ठीक है, और जनता ने भी चूंकि डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया था, तो वो बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। और रशिया में बोरिस येल्सिन एक क्लियर कट विनर बन के निकलते हैं, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा, चूंकि इन्होंने स्कूप को अपोज किया था, तो जब इलेक्शन होते रशिया में तो ये क्लियर कट विनर बनकर निकलते हैं, जनता का काफी प्यार बटोरते हैं। ये वो चीज यहाँ पर शायद मिसिंग हो गई है, और उसी की वजह से बोरिस येल्सिन के प्रशासन में या उनके देख रेख में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मेजर रिपब्लिक्स क्या कहती हैं 1991 में, कहती हैं सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, डिसबैन कर दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया, यूएसएसआर को डिसबैंडेड कर दिया गया। किसने कहा था? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। याद रखिएगा, इस समय तक सेंट्रल एशिया, ये जो आपका तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रशिया, यूएसएसआर टूटे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जबकि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ईस्टर्न यूरोप तो तब भी फल फूल रहे थे, ईस्टर्न यूरोप में काफी प्रॉस्पेरिटी थी, उल्टा सेंट्रल एशिया में प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। बट यहां पर देखा गया कि सेंट्रल एशिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूएसएसआर टूटे, उल्टा ईस्टर्न यूरोप वाले भाग गए। ईस्टर्न यूरोप कह रहे थे कि हमारे जो डेवलपमेंट है उसको नोच नोच के जो हमारा रिसोर्सेस है वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया के डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, जबकि सेंट्रल एशिया का कल्चर बिल्कुल भी अलग था, लेकिन फिर भी दे वर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, सो दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसइंटीग्रेशन। और इसीलिए यूएसएसआर के टूटने के बाद कॉमनवेल्थ, आपका सीआईएस बनाया जाता है, कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आफ्टर, जिसको लीड कर रहा था रशिया, जिसको लीड करता हुआ कौन था? आपका रशिया। तो देखिए, जब यूएसएसआर टूटता है तो सेंट्रल एशिया जो है वो काफी हैरान हो जाता है, वो नहीं चाहता था यूएसएसआर टूटे। तो उनके टूटने के बाद ही एक ये ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस बना लेते हैं जिसका नाम था सीआईएस, और इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये ग्रुप बना दिया जाता है जिसको लीड करता हुआ रशिया था, और इनके एक कॉमन बेनिफिट को फॉलो करता हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट, और जितने भी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो भी कंट्रीज थी वो क्या फॉलो कर लेती हैं? कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। सोवियत यूनियन क्यों टूटता है?
ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आखिर टूटा क्यों? सेवरल रीजन से। पहला क्या था? पहला आपका था इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अकाउंटेबिलिटी जीरो नहीं थी, सिर्फ मिलिट्री रेस में भागे जा रहे हो। जितनी भी इकॉनमी है, जो भी पैसा कमा रहे हो, वो किसमें लगा रहे हो? यूएसए को मिलिट्री स्ट्रेंथ में बीट आउट करने के लिए। तो लोगों की एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पा रहा था, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी भी नहीं थी, मतलब फूड इंपोर्ट कर रहे थे। इकोनॉमी क्या हो गई थी? स्टैग्नेंट, रुक सी गई थी। इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। जितनी भी इकोनॉमी का रिसोर्स था वो मिलिट्री और आर्सेनल, न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को मेंटेन करने में ही प्रयोग किया जाता। इकोनॉमी बहुत ही स्टैग्नेंट हो गई थी। सोवियत यूनियन टू बिकेम स्टैग्नेंट ड्यू टू रैम्पट करप्शन। पार्टी में करप्शन पीक पर था। अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस, गवर्नमेंट ओपननेस प्रोवाइड नहीं करना चाहती थी, ज्यादा डेमोक्रेसी नहीं देना चाहती थी। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड। इसका क्या मतलब है? यूएसएसआर में भले 15 कंट्रीज को मिलकर यूएसएसआर बना था, लेकिन याद रखिएगा रशिया ही डोमिनेट करता था। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इज ऑल्सो, जो कि मैं मिस आउट कर गई, कल्चर। कल्चरल मतलब रशिया और बाकी कंट्रीज का कल्चर बहुत ही अलग था, और इनके कल्चर को भी प्रमोट नहीं करने देता था। रशिया इतना ज्यादा डोमिनेट करता था कि उनके कल्चर को फॉलो करने नहीं देता था, इतनी ज्यादा डोमिनेंस थी। तो वही कहा गया कि सारी पावर कहने के लिए तो 15 देशों में थी, बट वो सिर्फ ऑन पेपर्स थी, अदरवाइज सब कुछ रूल रशिया करता था। Now, a section of the society was not happy with the reforms of Gorbachev. It was believed that the reforms introduced by the Gorbachev were very slow. मैंने आपसे कहा था जो गोरबाशेव की पॉलिसी थी, ये भी लोग गोरबाशेव को ब्लेम करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के लिए, क्योंकि जो क्रिटिक थे वो कहते हैं इनके पॉलिसीज इतनी जल्दी थी कि वही कारण बना यूएसएसआर के टूटने का। और जो इनके फेवर में वो कहते हैं, जो इनके साथ हुआ करते थे, वो भी कहते हैं कि आपने बड़ा स्लो स्पेस से किया। जो इनके क्रिटिक है वो कहते हैं बड़ी जल्दी से कर दिया, इसीलिए टूट गया यूएसएसआर। तो ये दोनों जो है सॉरी आपका क्या हुआ? स्लो। अनदर रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों में अपने क्षेत्र को लेकर, वो जो 15 कंट्रीज की बात करी थी ना, उनके अंदर क्या आ गया था? राष्ट्रीय भावना आ गई थी। अपने कल्चर को वो पहचानने लगे थे, और सुप्रीमेसी मतलब वो अपने कल्चर सोमनिटी चाहते थे और अपने कल्चर को प्रिजर्व या कंजर्व करके रखना चाहते थे। तो उनके देश उनके अंदर आ गई थी नेशनलिज्म की भावना, द डिजायर फॉर सोमनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक्स, रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स। यानी कि वो चाहते थे कि वो यूएसएसआर से अलग होकर अपनी खुद की एक पहचान बना सकें। इसके टूटने से हुआ क्या? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? तो मूविंग ऑन टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसकी वजह से क्या हुआ? There are many consequences of the disintegration of USSR. There are as follows. क्या क्या है? It led to the end of the Cold War confrontations. जाहिर सी बात है, डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, यूएसएसआर टूट गया, सुप्रीमेसी उसकी खत्म हो गई। तो वर्ल्ड भले ही यूनिपोलर हो गया हो, कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, भले अब कोई भी डिस्प्यूट नहीं रह गया सोशलिज्म, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी की। वो जो आर्म रेस चल रहा था, जो मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल्स इकट्ठा किए जा रहे थे, वो सब अपने आप खत्म हो गया। Power relation in world politics change, and thus it led to the change in the relative influence of ideas and institutions. पावर शिफ्टिंग देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स में यूएस की हेजुमनी स्टेब्लिश हो जाती है, और भी छोटे छोटे अल्टरनेटिव सेंटर्स भी निकलते हैं, लेकिन वो बात की बात है।
US became the sole superpower which also backed the capitalist economy, making the dominant economy system internationally. जितने भी मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश होते हैं वो सब तभी आपको फाइनेंशियल एड देंगे जब आप कैपिटलिज्म की तरफ फॉलो करेंगे. यानी यूएस की सोल सुपर पावर एस्टैब्लिश हो जाती है. जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें वेस्ट का दबदबा होता है और आज भी है, और इसी वजह से वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करने लगते हैं. आज भी वो तभी आपको असिस्टेंस देंगे जब आप उनकी शर्तों को मानेंगे. याद रखिएगा, भले ही आपने 2-4 कम्युनिस्टिक कंट्री सुनी हो, चाइना, रशिया एंड ऑल दैट, देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज एक्चुअली कम्युनिस्टिक बट देयर इकोनॉमी इज ऑल्सो फॉलोइंग कैपिटलिज्म. तो याद रखिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिस्टिक है बट इकोनॉमी उन्होंने भी अपनी कैपिटलिज्म की तरफ मूव ऑन कर रखी है. चलिए, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक पेव द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज. ये तो ऑब्वियस सी बात है, यूएसएसआर टूटा है तो बहुत सारी कंट्रीज वहां से निकली हैं. आपको पता ही है 15 कंट्रीज से मिलकर बना था. द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मेनी न्यू प्लेयर्स. अब ये छोटे छोटे जो नए नए कंट्रीज आए थे वो अपनी आइडेंटिटी, अपने इंटरेस्ट और अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज के बारे में अपने एस्पिरेशंस इंटरनेशनली रखने लगे कि हमें क्या चाहिए. चलिए, मूविंग ऑन टू शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्टिक रिजीम. शॉक थेरेपी मैंने आपको बताया था ना, होता क्या है शॉक थेरेपी, कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जब यूएसएसआर टूटता है तो इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जितने भी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनको तभी एड देते हैं जब ये कहते हैं कि आप कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ फॉलो करो. तो सडन शिफ्ट होता है, इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं. इनकी इकोनॉमी को सडन शॉक दिया जाता है. तो शॉक थेरेपी क्या था? इन पोस्ट कम्युनिस्टिक रिजीम, the model of transition in Russia, Central Asia and East Europe from an authoritarian socialist system to a democratic socialist system which was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy. ये मैं already आपको बता चुकी हूँ. This process of transition was due to collapse of communism. Communism हार जाता है, पूरी कहानी आपको पता है. There was a need to make a total shift from a capitalist economy which meant nothing out completely. Any structure evolved during the Soviet period. Now, shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economies. It also involved a breakup of the existing trade alliance among all the countries of the Soviet bloc. होता क्या है शॉक थेरेपी में? इनसे कहा जाता है कि आपकी कम्युनिस्टिक कम्युनिज्म से सीधे कैपिटलिज्म की तरफ मूव कीजिए. आपके जितने भी ट्रेड अलायंस थे, आप जो ये 15 कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड नहीं कर रही थी, वो सारे वेस्ट से ट्रेड कर रही थी. ठीक है, यही यहां पर लिखा हुआ है. ठीक है, और इनके एक्सटर्नल ओरिएंटेशन जो था, यानी इनका जो ट्रेड अलायंस था वो सारा का सारा टेक ओवर वेस्ट कर रहा था. इनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये किसके साथ कैसा ट्रेड करेंगे, वो सब कौन डील कर रहा था? वेस्ट डील कर रहा था. कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इस शॉक थेरेपी को देने से? यहाँ पे बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए. ठीक है, शॉक थेरेपी में ये भी लिख लीजिएगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए. लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दी गई है ना. यहाँ पर एफडीआई का फ्लो बढ़ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इकोनॉमी ओपन कर दी गई. राइट, तो ये सारा शॉक थेरेपी, वही जो कैपिटलिज्म में होता है. आप मार्केट खोलोगे तो क्या होगा? जब भी आप मार्केट को इवॉल्व करोगे तो क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए. मैंने कहा जितने भी ये सोवियत ब्लॉक से आपस में ट्रेड नहीं कर रहे थे, ये वेस्ट से ट्रेड कर रहे थे. इनकी इकोनॉमी को लीड कौन कर रहा था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए, ओपन कर दी गई इकोनॉमी. आपका फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई यहाँ पर फ्लो बढ़ गया. राइट, यहाँ पर ओपनिंग अप कर दिया गया, डीरेगुलेशन कर दिया गया, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी कर दी गई. राइट, तो ये सारा शॉक थेरेपी के अंडर आएगा. और आप कैपिटलिज्म अगर समझते हैं जितना मैंने आपको बताया तो आप आराम से इसको टिक मार लेंगे. कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ शॉक थेरेपी का? तो
तो शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin the economies and disaster upon the people of the entire region. ये एक्चुअली में शॉक भी बन गया इनके लिए. शॉक थेरेपी था तो इनको इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन इनके लिए शॉक ही बन गया पूरा. द वैल्यू ऑफ द रशियन करेंसी, रशियन करेंसी क्या है? रूबल. ये आ सकता है. डिक्लाइन ड्रामेटिकली, यानी रशियन करेंसी गिर जाती है डॉलर के कंपैरिजन में. पीपल सारी सेविंग्स लॉस कर देते हैं क्योंकि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो शॉक थेरेपी यूएसएसआर की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पोस्ट सोवियत यूनियन रिवाइव करने के लिए दिया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो एक्चुअली में इनके लिए शॉक बन जाता है. इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, लोग अपनी सेविंग्स लॉस कर लेते हैं, रूबल गिर जाता है, गवर्नमेंट विथड्रॉ सब्सिडीज विच पुश द लास्ट सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू द पॉवर्टी. चूंकि अभी तक सब कुछ स्टेट कंट्रोल था और आपने सडनली शॉक दे दिया इनको कैपिटलिज्म की तरफ, तो कैपिटलिज्म में सरकार तो आपको सब्सिडी देने से रही, सोशलिज्म तो होता नहीं है. तो क्या हुआ, उन्होंने सब्सिडी वापस ली तो बहुत सारे लोग पॉवर्टी में चले गए. मिडिल क्लास वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी. बेचारे कहाँ चले गए? एकदम मार्जिन पर आ गए, कुछ भी नहीं था उनके पास. कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. ये जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए शॉक थेरेपी के दौरान, इनकी जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो डिमांड थी वो ढंग से फुलफिल नहीं लगा की हुई है. Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000. ये सब तो आपको हो गया, ये पॉइंट अलग है, ठीक है, इसको अलग से देखिएगा. तो ये सब तो पोस्ट जो शॉक थेरेपी दी गई वो एक्चुअली में रशिया के लिए शॉक ही बन गई, यूएसएस पोस्ट सोवियत ब्लॉक के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बद से बदतर हो गई. ये ट्रांजिशन शॉक के रूप में दिया गया ना, तो चूंकि सब कुछ स्टेट कंट्रोल था, स्टेट उनको सब्सिडी भी देती थी, वो भी आपने खींच लिया, पॉवर्टी में चले गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, रूबल गिर गया, उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. इस तो 1991 में गिरता है और जाके ये रिवाइव करता है 2000 में. इसकी इकोनॉमी फिर से, रशिया की इकोनॉमी रिवाइव करती है 10 साल बाद अपनी आज़ादी के. एंड द रीजन फॉर द रिवाइवल वाज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रीजन क्या था इनके रिवाइवल का. नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट करने लगते हैं, ऑयल वहां पर है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, इसके एक्सपोर्ट से वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव कर पाते हैं. सेम सेंट्रल एशिया के लिए भी, ठीक है, यहाँ पर रशिया लिखा हुआ है बट सेंट्रल एशिया में भी काफी मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल मिनरल रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है. तो इस वजह से अब यहाँ पर आते हैं टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स. There were the tension and the conflicts in most of the former Soviet republics and many have had the civil wars and the insurgencies. यानी जो पहले सोवियत यूनियन था वहाँ में बहुत सारे जो 15 कंट्रीज थी उनमें कई सारी जगह पे आपस में सिविल वॉर यानी मतलब गृह युद्ध हो जाता है. आपस में दो एथनिसिटी जो है टकरा जाए और गृह युद्ध हो जाए, इंसर्जेंसीज हो जाती हैं. ये इंसर्जेंसीज देखिए, इसकी कहानी आपको ज़्यादा डिटेलिंग में एनसीईआरटी में बताई नहीं गई है. आपको बस याद रखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कौन सी कंट्री टूट के कौन कौन से में बनी. दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको कहानी इसमें बताई नहीं गई है और मैं भी नहीं बताऊंगी. इन रशिया 2 रिपब्लिक चेचन्या एंड दागिस्तान ये क्या करते हैं, हैड अ वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट. यहाँ पर सक्सेशनिस्ट मूवमेंट लॉन्च हो जाता है. तो आपसे पूछा जाएगा 2 ऐसे रिपब्लिक जहां पर सक्सेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है, आप क्या कहेंगे? चेचन्या एंड दागिस्तान. तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर. तजाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाता है फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स. 2001 में या 2001 तक ये सिविल वॉर चलता है, 10 सालों तक. द रीजन है वहां पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स, एक ही नहीं बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स. एथनिसिटी भी प्रॉब्लम थी, डिस्पैरिटी थी, कहीं अमीरी गरीबी थी एंड ऑल दैट. नाउ सेंट्रल एशिया टू बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स फॉर ऑयल कंपनीज. यानी सेंट्रल एशिया में भी काफी डिस्टर्बेंस, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे राइज होते हैं. 2 रिपब्लिक जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे वहां पर सक्सेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. तजाकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है, वहां पर सिविल वॉर चलता है 2001 तक.
और सेंट्रल एशिया में भी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड द कंपनीज फॉर व्हाट। सेंट्रल एशिया में क्या है, ऑयल, मिनरल रिसोर्सेज, इसके बीच में जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट चैप्टर आप में देखेंगे कि यूएस कैसे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया को रूल करने के लिए कैसे कैसे चाले चलता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो इनमें जितनी भी आउटसाइड पावर्स थी, स्पेशली वेस्ट और ऑयल कंपनीज, इन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है सेंट्रल एशिया में, और उसी की वजह से जोन ऑफ कंपटीशन बन जाता है सेंट्रल एशिया। चेकोस्लोवाकिया जो है दो में डिवाइड हो जाता है, चेक्स एंड द स्लोवाक्स। ये दोनों दो अलग एथनिसिटी थे, इसीलिए इन दोनों के बीच में झगड़े चलते थे, दो नई कंट्रीज बन जाती हैं। यूगोस्लाविया टूट के क्या बना लेता है, देखो कितने सारे कंट्रीज में टूट जाता है, प्रोविंसेस में, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, डिक्लेयरिंग द इंडिपेंडेंस। ये सारे आज की डेट में नए अलग सारे इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट्स आफ्टर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अलग अलग इनके रिपब्लिक्स में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर का ऑलमोस्ट सो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। यहाँ पर एक मजेदार एक टॉपिक इन्होंने लास्ट में दिया, इंडिया, और इंडिया का यूएसएसआर के साथ तो हम कोल्ड वॉर में देख चुके हैं, बहुत अच्छे संबंध थे। यूएसएसआर के टूटने के बाद क्या होता है, पोस्ट कम्युनिस्टिक कंट्रीज, राइट। तो दोनों के संबंध कैसे हैं वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वही हमने देखना है। यानी यूएसएसआर के टूटने के बाद, देखिए यूएसएसआर जब तक था तब तक चूंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में था, उसने कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था, फिर भी इसके ऊपर आरोप लगते रहे कि ये ज्यादातर यूएसएसआर की तरफ इंक्लाइंड है। 1976 में सोशलिज्म हमने अपने प्रियम्बल में डाला, ये अपने आप में बताता है कि हम यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, आरोप बहुत सारे लगे। 1971 में इंडिया और यूएसएसआर एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करते हैं फॉर 20 इयर्स, तो ये भी एक आरोप लगता है। यानी कहीं ना कहीं इंडिया की मदद के लिए हमेशा यूएसएसआर रहा है, जबकि हमने आपको बताया कि इंडिया बहुत ही न्यूट्रल था कोल्ड वॉर के टाइम में, उसने कहा हम कोई भी ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते। फिर भी अगर देखा जाए ओवर द पीरियड तो इंडिया काफी झुकाव रखता था यूएसएसआर के प्रति, राइट। व्हाट्स द टाइम, ओके, ये आपने समझा इस चीज को। अब बैक टू आप चलते हैं यहाँ पर, जब यूएसएसआर टूटता है तो यानी रशिया, इंडिया और यूएसएसआर के संबंध तो बहुत अच्छे थे। जब यूएसएसआर टूटता है तो रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर बन जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया बनता है, और रशिया कहता है कि यूएसएसआर की जितनी भी कमिटमेंट्स थी इंटरनेशनल, जो भी जिस देश के साथ उसकी कमिटमेंट और ट्रीटी जो भी साइन हुई थी, वो सब रशिया ओन करेगा। यूएन में जो यूएसएसआर की परमानेंट सीट थी, 5 परमानेंट मेंबर्स है ना यूएन के, यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, राइट। तो उनमें आपका रशिया ने कहा हम यूएसएसआर की सीट को अपने पास रखेंगे, यानी यूएन की सीट को भी रशिया ने लीड किया। जितने भी न्यूक्लियर आपके आर्सेनल्स थे, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, 15 कंट्री से मिलकर बना था ना, सब सारे देशों ने मिलकर कहा, जो भी उसके 14 अन्य देश थे, कि सारे के सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स कौन रखेगा, रशिया रखेगा। और उसी का खामियाजा यूक्रेन आज निभा रहा है, राइट। क्योंकि उस टाइम पर रशिया ने कहा था कि हम सभी की रक्षा करेंगे, डोंट वरी, सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स इन्हीं के पास चले गए। तो सारा यूएसएसआर के टूटने के बाद जो सक्सेसर बनता है वो रशिया बनता है, और सारी उसकी ट्रीटीज, कमिटमेंट्स, यूएन की सीट, न्यूक्लियर आर्सेनल, सब कुछ वो रखता है। तो इंडिया और रशिया के बीच में ज़्यादातर देखें तो हमारे सेंट्रल एशिया से भी काफ़ी अच्छे संबंध है, बट यहाँ पर ज़्यादा आपका रशिया के बारे में बात कही गई है, ठीक है। रशिया और 14 कंट्रीज में टूटा ना, तो वैसे तो हमारे संबंध सेंट्रल एशिया से भी काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा आपको रशिया के बारे में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे संबंध रहे। इंडिया मेंटेन्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्टिक कंट्रीज, जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्टिक कंट्रीज थी उन सबके साथ इनका कॉर्डियल रिलेशन रहा। सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा रहा, रशिया के साथ। इंडो रशियन रिलेशन जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू मान के चलते हैं हम। शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर,
दोनों चाहते थे कि वर्ल्ड यूनिपोलर ना होकर मल्टीपोलर बने, यानी सभी का रोल रहे, कई सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर एक प्रेशर ग्रुप पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स को मेंटेन करें। तो इनका एक कॉमन विजन था। इंडिया गॉट बेनिफिट फ्रॉम द रशिया ओवर इशूज लाइक कश्मीर। रशिया ने हमेशा हमें कश्मीर पे सपोर्ट किया, एनर्जी सप्लाईज दी, मिनरल्स, ऑयल सब कुछ सस्ते रेट में दिया। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया भी रशिया के थ्रू है। बैलेंसिंग इट रिलेशनशिप विद चाइना में भी इसका रोल है। रशिया ने हमारे को, यूएसएसआर कह सकते हैं, जितने भी स्टील प्लांट्स, बोकारो, भिलाई, विशाखापत्तनम, इन सब को खड़ा करने में किसका रोल है? रशिया का है, या यूएसएसआर आप कह लो। तो ये रशिया ने हमारी मिलिट्री हेल्प भी बहुत करी है। जितने भी मिलिट्री आपके टेक्नोलॉजीज हैं वो सब कहीं ना कहीं आपको देने का श्रेय यूएसएसआर को जाता है। उसने हमें हमेशा हेल्प करी है और अभी तक करता आया है। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशन बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। रशिया का भी बेनिफिट है इंडिया के साथ। इंडिया सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा हथियार किसी को उससे खरीदता है तो कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रशिया, यानी रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट अपने हथियारों को बेचने के लिए इंडिया है। बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ओवर द मेनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट। बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया है। दैट्स इट। मिलिट्री, साइंटिफिक हेल्प, आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपका मैंने बताया इंटरनेशनल लेवल पर हमारे यूएन में मुद्दों को वीटो करना, हमारे किसी भी इंटरनल इश्यूज पे सपोर्ट करना, जैसे कश्मीर इशू हो गया, ये सब, एनर्जी सप्लाईज देना, राइट, कम रेट पर देना, फैक्ट्स दैट मैटर। अब ये जो फैक्ट्स हैं ये सब कुछ हो चुका है आपके, मैंने अभी आपको जो भी समझाया था वो सारा हो चुका है। बस आपको फटाफट, मैंने चैप्टर ओवर है, फटाफट आप एक बार देख लीजिए। ये आपको सारे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के रिवीजन के लिए बनाए हैं मैंने, क्विक रिवीजन के लिए, ये सारे आपको मिल जाएंगे जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। बट एक बार ही देख लेते हैं। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया कब हुआ था? 1970, जिसकी वजह से क्या बना? यूएसएसआर। क्या बनाना चाहता था? सोशलिज्म। लिविंग फॉर एवरी सिटीजन्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज, बेसिक नेसेसिटीज, productive assets were owned and controlled by state. Russia was the only republic after 15 republics who dominated everything and people in the region. Russia successor बनता है ना। Soviet Union lagged behind the West in technology. किसमें lag था? टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, and could not fill the political aspirations of people. ये वन लाइनर में आ सकता है। Okay? Now Soviet invasion of Afghanistan in 1971 also weakened the system. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोवियत यूनियन वेस्ट से कैसे पीछे था? टेक्नोलॉजी में पीछे था, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे था, और लोगों की इच्छाओं की पूर्ति में पीछे था। और जैसे ही अफगानिस्तान में 1971 में वो इन्वेड करता है, उसकी इकॉनमी और ख़राब हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा इकॉनमी का रिसोर्स कहाँ चला जाता है? मिलिट्री को सपोर्ट करने में। मिखाइल गोर्बाचेव, इनका देख लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। क्या करते हैं ये? इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पेरेस्ट्रॉइकी और क्या लेकर आते हैं? ग्लास नॉट, राइट, ओपननेस लेकर आते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है। द पीपल ऑफ रिपब्लिक हैड बीन फेड अप विद द ओल्ड स्टाइल ऑफ सोवियत एंड इन 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन। तो उसके बाद क्या होता है? गोर्बाचेव की पॉलिसीज, काफी लोगों ने मजा चख लिया था डेमोक्रेसी का, उसके बाद वहां पर मिलिट्री कूप हो जाता है, एंड देन बैक टू क्या होता है यहाँ पर? बोरिस येल्सिन जो कि उस कूप को अपोज करते हैं, वो वहां पर एक डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए एक लीडर जो कि रशिया में जीत जाते हैं, वो इलेक्ट हो जाते हैं, राइट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी हम कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। रशिया, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या बनता है? कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, क्योंकि सेंट्रल एशिया बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं था, राइट। सेंट्रल एशिया शॉक्ड के रूप में आता है, राइट। तो यूएसएसआर जैसे ही टूटता है, रशिया लीड करते हुए क्या नया बनाता है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। Came as a surprise and exclusion of these states was resolved by making them founder member of the Commonwealth of Independent States. Russia accepted as a successor, ये important है। Soviet Union by inheriting the Soviet seat in the UN Security Council,
सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज उसने एक्सेप्ट कर लिए, कमिटमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए यूएसएसआर ने जो भी किए थे, और कैरीज आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर विद द यूएस। ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना या फर्दर प्रोलिफरेट ना करना, उसकी उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो यूएसए के साथ वो रशिया ही करता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखे थे। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, सोवियत यूनियन हैड बीन डिसइंटीग्रेटेड ऑन द ग्राउंड्स टू मेंटेन द न्यूक्लियर एंड मेल्टेड। अब ये आपको पूछा जाएगा ना किस किस ग्राउंड पर, अवेयरनेस ऑफ पीपल ऑफ देयर बैकवर्डनेस, लोगों को पता चल गया था कि वेस्ट काफी एडवांस है, ये काफी पीछे हैं। एलिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ प्रिविलेजेस, नेशनलिज्म की भी भावना आ गई थी। राइज ऑफ नेशनलिज्म, डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद द रिपब्लिक्स लाइक रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, राइट। बाल्टिक रिपब्लिक्स कौन थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। मैंने कहा था ना ये तीनों स्टेट्स थे जो सबसे पहले निकल के भागे थे। यूक्रेन, जॉर्जिया, अनदर प्रूव टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। Disintegration of USSR resulted into the end of the Cold War confrontation, created dominant capitalist system, emerged many new states, and the advantage was taken by the Central Asian. Okay. Disintegration of USSR कैसे होता है? एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, क्रिएटेड डोमिनेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम, इमर्ज मेनी न्यू स्टेट्स, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये आपका फैक्ट्स है जो एग्जाम से पहले आपको देखना है। प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, ये क्या शॉक थेरेपी क्या होती है, दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगी, आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी में क्या होता है, क्या क्या शॉक थेरेपी में होता है, जब आपको क्विक रिवीजन करना हो। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट फर्म्स बना दिए गए। कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग अप कर दी गई, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कर दी गई, एज वेल एज एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक टू मेंटेन द रिलेशंस डायरेक्टली विद द वेस्ट। वेस्ट के साथ नॉर्मल रिलेशन करके ट्रेड अलायंस भी उनके साथ एस्टैब्लिश कर दिया गया। शॉक थेरेपी ने क्या किया? लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री हुई, यानी गैराज सेल, बड़े बड़े स्टेट ओन्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको कौड़ियों के दाम पे बेच दिया गया। डिक्लाइन, रूबल की वैल्यू गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, फूड इंपोर्ट होने लगा, क्योंकि पहले कलेक्टिव एग्रीकल्चर होता था, स्टेट कंट्रोल था ना, और अब क्या हो गया, जब इंडिविजुअल हुआ शॉक की तरह तो फूड इंपोर्ट होने लगे क्योंकि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कम हो गया। डिस्ट्रॉयड ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम, लोग, गवर्नमेंट सब्सिडी खींच ली गई, लोग पॉवर्टी में भाग गए। माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर की शिफ्टिंग होने लगी, जो भी इंटेलिजेंट लोग थे, जो भी मैन पावर था। डिस्पैरिटी ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन ऑफ रशिया। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वर ड्राफ्टेड इन अ हरी वेयर द स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंटेड देमसेल्व्स एज द प्रेसिडेंट्स ड्यू टू वीक पार्लियामेंट एंड लैक। देखिए ये जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे ना वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाए, क्योंकि वहां पर जो भी प्रेसिडेंट था उसके पास इतनी पावर्स थी कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को ढंग से चलने नहीं देता था, वीकन आउट कर देता था। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रशिया रिवाइव्ड 2000 में कैसे करता है? नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करके। कहाँ कहाँ था? सेंट्रल एशिया भी मैंने बोला था, आपका देख लो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फ्रॉम वेयर दीज पाइपलाइंस क्रॉस एंड वर पेड ऑन रेंट। जहां जहां से पाइपलाइन गुजरती थी, मान लीजिए रशिया ने इंडिया को देना है तो बहुत सारी कंट्रीज से ही तो पाइपलाइन गुजरेगी, तो बाकी कंट्रीज को रेंट भी मिल जाता था। मोस्ट ऑफ द फार्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैड अ सिविल वॉर्स, ये हमने कर लिया था। कहाँ कहाँ हुआ था? चेचनिया और दागिस्तान में सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हो गया। सेंट्रल एशिया में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी। अजरबैजान सिविल वॉर, अजरबैजान और जॉर्जिया में भी होता है, जो पॉइंट वहाँ पर मिस हो गया था। चेकोस्लाविया टूट जाता है दो में, चेक्स एंड स्लोवाकिया में। फिर आपका यूगोस्लाविया टूट जाता है बहुत सारे प्रोविंसेस में, राइट, ये भी हमने कर लिया था। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया आर फाइटिंग ओवर द रिवर इश्यूज, राइट, लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी। उसके बाद आपका है सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स वर रिच इन हाइड्रोकार्बन। ये जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वो किसमें थे? हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज में।
फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। ऑयल कंपनीज और आउटसाइड पावर में इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है टू एक्सप्लॉयट दीज नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। यूएस अप्रोच देम टू हायर द बेसिस एंड द टेरिटरीज ड्यूरिंग द वॉर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान। ये सेंट्रल एशिया, क्या इनके बीच में झगड़ा था वो सब हम बाद में देखेंगे। रशिया यानी आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्रेटर रीजनलिज्म, यानी जो रीजनलिस्टिक मुद्दे हैं उनको उठाना, नेगोशिएशन, सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ल्ड स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग थ्रू यूएन। इन सब मुद्दों पर इंडिया और रशिया के कॉमन विजन है, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं इतना जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन द होल चैप्टर। नाउ इंडिया इज बेनिफिटेड फ्रॉम रशिया। कहाँ से इंडिया को बेनिफिट मिला? कश्मीर, एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। इन रिटर्न रशिया को क्या मिला? बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। ये याद रखिएगा। डन। So this was the end of our chapter, end of bipolarity, जिसमें ये छोटे से जो फैक्ट्स मैंने बनाए हैं वो आपको एग्जाम में इस चैप्टर की समरी दे देंगे। अब रही बात आपकी टाइमलाइन की, ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द होल चैप्टर। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गो थ्रू दिस टाइमलाइन। एक बार ही देख लेते हैं टाइमलाइन को, फटाफट देखते हैं। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या बनते हैं? जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को। बोरिस येल्सिन को वो हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं मॉस्को में। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आते हैं ये। इंडिपेंडेंस मूवमेंट लिथुआनिया में शुरू हो जाती है 1988 में, जो कि पहला कंट्री यही था लिथुआनिया। उसके बाद एस्टोनिया और फिर लातविया में स्प्रेड हो जाता है। तो तीन पहली कंट्रीज जो ईस्टर्न ब्लॉक से निकल भारती हैं वो यही थी। 89 में सोवियत यूनियन, वार्सा पैक्ट, मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। सोवियत यूनियन कह देता है भैया जिसको वार्सा पैक्ट से निकलकर अपना अलग बनाना है वो कर ले। बर्लिन वॉल गिर जाता है नवंबर में। फिर फरवरी 1990 में गोर्बाचेव जो है सोवियत पार्टी को डिसबैंड कर देते हैं। मोनोपोली ऑन पावर बाय कॉलिंग द सोवियत पार्लियामेंट टू परमिट द मल्टीपोलैरिटी पॉलिटिक्स। और ये कहते हैं कि अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम लॉन्च कर दो, राइट। मार्च 1990 में लिथुआनिया वाज द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जून 1990 में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स डिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। रशिया डिक्लेयर कर देता है। 1991 में येल्सिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया। अगस्त 1990 में कम्युनिस्ट वो कूप कर देते हैं, हमने देखा ही था। 1991 में 3 बाल्टिक स्टेट एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया क्या हो जाते हैं? यूएन मेंबर्स, यानी नाटो ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में यूएन को ज्वाइन कर लेते हैं। नौ दिसंबर 1991 में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन अपने आप को क्या करते हैं? ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ द यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर को तोड़ने का और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने का फरमान जारी कर देते हैं। अर्मानिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ज्वाइन CIS, और जॉर्जिया बाद में इन्हें ज्वाइन कर लेता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। रशिया टुक द सीट ऑफ यूएसएसआर सीट्स इन द यूनाइटेड नेशन। और 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है? गोर्बाचेव रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। इनके ऊपर ब्लेम भी लग जाता है सोवियत यूनियन को तोड़ने का, और एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। ये 5 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने 5 यूएसएसआर के इतिहास में मेजर प्रेसिडेंट्स रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ मूवमेंट्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिस इज समथिंग फॉर योर होमवर्क। आप इनके बारे में देखेंगे और मुझे बताएंगे, जिसमें से मेन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो निकिता क्रुश्चेव के बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिर आप मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में और बोरिस येल्सिन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन लेनिन, स्टालिन और लियोनार्ड ब्रेजनेव, इनके बारे में आपका होमवर्क है। एनसीईआरटी की बुक खोलिए, क्या इन्होंने मेजर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी हैं, ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें से कैसे MCQs बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपको
कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको समझ में आ रही है। आगे हम मूव ऑन करेंगे कि कैसे आफ्टर एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी यूएस हेजुमनी इस्टेब्लिश हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।